नमस्कार, एएनएन न्यूज के खास प्रोग्राम बेबाक बोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हरियाणा का विधानसभा चुनाव अब बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, तो अब वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन कर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। लेकिन अब आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी मायावती की राह पर चल पड़े हैं। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी का अभय चौटाला की पार्टी INLD के साथ गठबंधन है और इसी बीच चंद्रशेखर आजाद की असपा और दुष्यंत चौटाला की पार्टी JJP के बीच गठबंधन फाइनल हो चुका है। तो अभी हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से अभिजीत जसरोटिया BJP से जुड़े हुए हैं, सचिन रावत कांग्रेस से हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं, और यश भारती समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर फूलचंद समाज सेवी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। तो स्वागत है सभी का। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से हमारे BJP के जो नेता जुड़े हुए हैं अभिजीत जसरोटिया, उनसे सवाल हरियाणा को लेकर है कि हरियाणा में मायावती और अब आजाद समाज पार्टी की एंट्री हो चुकी है। आपके लिए डगर पनघट की अब मुश्किल होती जा रही है जी, क्या कहेंगे? जसरोटिया जी, सुन पा रहे हैं आप? रावत जी, मुश्किल आपके लिए भी बढ़ गई है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। रावत जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो, फूलचंद जी के पास चलेंगे। फूलचंद जी। जी सर, आप जी सुन जी पा रहे हैं ना? हाँ सबसे जी, हाँ जी, पहले आप मैं बताइए। आपके सभी कार्यक्रम के श्रोता दर्शक आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जी आपका सवाल है कि हरियाणा का चुनाव। जी जी सर, तो हरियाणा जी का चुनाव जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बन करके रह गया है। अब वहां पर खैरात की रेवड़ी कितनी बांटेगी, क्या क्या करेंगे चुनाव जीतने के लिए, जो है किससे किससे किस स्तर तक गिरकर कहां पर गठबंधन करेगी, किसी तरह से ये हासिल हो। लेकिन ये नहीं लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का सूर्योदय हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का दिनों दिन सूर्य डूबता जा रहा है। आज मोदी जी का औरा गायब हो चुका है, मोदी जी के मैजिक गायब हो चुका है। पिछले चुनाव का आकलन और विश्लेषण देखने के बाद ये महसूस होता है कि अब मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना या गठबंधन करके जीतना जो है आने वाले विधानसभा चुनाव का जो है ये बहुत कठिन हो जाएगा सर। कठिन हो जाएगा। रावत जी, आवाज आ रही है आपको? रावत जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल आ रही, आवाज आ रही है आपकी। जी बोलिए, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया, बोलिए। देखिए विपिन जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रही, लड़ाई लड़ रही है। जिस तरह से हुड्डा जी ने, सैलजा जी ने, सुरजेवाला जी ने जो मुद्दे हैं, जन मुद्दे, उनको लेकर के जनता के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष किया। निश्चित तौर पे पिछले लोकसभा के चुनाव में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। मैं कह सकता हूं कि इस बार हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं। आने वाले समय में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हरियाणा की जनता सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी पर, हुड्डा जी पर, सैलजा जी पर विश्वास जताने जा रही है। क्योंकि निश्चित तौर पे आपने देखा होगा जिस तरह से किसान आंदोलन का मामला, किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की नीयत बिल्कुल स्पष्ट थी कि उसको MSP नहीं देनी थी। 700 से ज्यादा किसान साथी धरना देते देते शहीद हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को मतलब इतना तुगलकी फरमान जारी करना पड़ा और उसके बाद में एक बार फिर उन्होंने उस 3 काले कानून को वापस लेना पड़ा। तो मैं कह सकता हूं कि कल जिस तरह से कंगना रनौत का जो बयान आया, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की किसानों के प्रति नीयत क्या है।
क्योंकि कंगना रनावत जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी से आती है। तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति उसकी क्या सोच है, और मैं कह सकता हूं कि हरियाणा के किसान, हरियाणा के जवान, हरियाणा के पहलवान इस सरकार को बदलने के लिए तैयार है। जिस तरह से विनेश फोगाट का मामला हो, साक्षी मलिक का मामला हो, पहलवानों ने संघर्ष किया क्योंकि उनके साथ यौन उत्पीड़न के मामले हुए, यौन शोषण का आरोप लगा। ब्रजभूषण शरण जो भारतीय जनता पार्टी का एमपी था, क्या हुआ कि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ब्रजभूषण शरण के साथ खड़े रहे। हमारी बेटियों को जिस तरह से जंतर मंतर से घसीटा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनसे कहा गया कि आप मेडल वापस करिए, तो मैं कह सकता हूं कि वो जो पहलवान थे, उन पहलवानों ने सरकार के खिलाफ मुहिम जो छेड़ी थी, अब देखिएगा विधानसभा के चुनाव में वो स्पष्ट तौर पर सामने आएगा, क्योंकि पहलवान, जवान, किसान इस सरकार को बदलने के लिए तैयार। अब हम यश भारती के पास चलेंगे, मध्य प्रदेश। यश भारती जी सुन पा रहे हैं आवाज? नहीं सुन पा रहे हैं, फिर दिक्कत है। फूलचंद जी के पास पहुंचेंगे। फूलचंद जी सर, मैं कहना चाहूंगा, ये संदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, प्रत्याशी सभी सुन ले। मेरा यही संदेश है, क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की यात्री तो सम्मान बदलेगा, विवादों में डाल करके भारत माँ की कीर्ति मत करो मोदी जी धूमिल, करो जवानों की पूजा, किसानों की बहन बेटियों को, तो आपका सम्मान बदलेगा। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के साथ खिलवाड़ करें, नारी महिला सम्मान के साथ खिलवाड़ करें, पहलवानों के साथ खिलवाड़ करें, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जनता इस बात के जागरूक हो गई है हरियाणा की, आने वाले समय में दिखा देंगे वो पहलवान बेटियां जो पूरे दुनिया में अपना परचम लहरा कर भारत देश का शान बढ़ाया था। नारी सम्मान उनके प्रति जाएगा। जो एमएसपी का मामला है, किसानों का मामला, वो भी हरियाणा से जुड़ा है। हरियाणा के जवान, किसान जितने आंदोलनरत रहे, जितना शहीद हो गए एमएसपी की मांग पर, काला कानून के। यश भारती जी सुन पा रहे हैं आवाज? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी बात। हाँ, यश भारती जी, अब आजाद समाज पार्टी, हाँ जी सर, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की भी अब एंट्री हो चुकी है हरियाणा में, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम लोग लोकतंत्र की बात कहते हैं, संविधान की रक्षा की बात कहते हैं। कोई भी पार्टी है, कोई भी लोग हैं, निर्दलीय हैं, हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का, और लड़ना चाहिए चुनाव, उसमें बुराई की। तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, जनता को जितने ज्यादा विकल्प मिलेंगे, उसको जो बेहतर लगेगा उसको वो चुनेगी। जो जनता के बीच में बेहतर अपनी बात पहुंचा पाएगा वो जीतेगा। जो बेहतर अपनी अच्छी बात भी ठीक ढंग से नहीं पहुंचा पाएगा, हो सकता है वो हार जाएगा। जैसे लगातार हम लोगों को अपनी कमजोरी के कारण कि हम झूठ नहीं फैला सकते हैं, तो हम हार रहे हैं चुनाव को। भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से झूठ फैला पाती है, धर्म को आधार बना करके काम करती है, संविधान की हत्या करके काम करती है, लोकतंत्र की हत्या करके काम करती है। जनता को वो पसंद आता है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो नफरत पसंद करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करना पसंद करते हैं। जो संविधान के रक्षक हैं, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि देश से नफरत खत्म हो, वो लोग विपक्ष को पसंद करते हैं, विपक्ष को चुन रहे हैं। यश भारती, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल है, उसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण कहना है। अब देखिए, मैं इसमें क्या ही कहूं। मोहन नाम है उनका, वो उन्होंने यूपी बिहार में खूब बेचने की कोशिश करी। यादव अपना उपनाम उन्होंने बेचने की कोशिश करी। भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हुए उन्होंने यूपी बिहार में भगवान श्री कृष्ण को राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करी। अपने आप को उत्तर प्रदेश से जोड़ करके उत्तर प्रदेश में वोट मांगने की कोशिश करी। लेकिन जो लगभग 20 रैलियां उन्होंने करी, उन 20-21 रैलियों में एक भी जगह भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त नहीं कर पाई। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जनता ने उनको, वहां पे भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोगों ने, वहां पे उनकी जाति के लोगों ने, वहां मोहन नाम के असर को या क्षेत्र के आधार पर जब उन्होंने अपने आप को जोड़ा कि मैं उत्तर प्रदेश का ही हूं, तब भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने यादव महाकुंभ किया, उसमें भी यादव बिरादरी के लोगों ने दूरी बना के रखी, अन्य जाति बिरादरी के लोगों को बुला करके
वहां मंच सजाना पड़ा, लोग एकत्रित करने लगे। जब लोगों ने वहां भी यादव बिरादरी के लोगों ने हक अधिकार की बात करी, जो अतिथि शिक्षक थे, जो संविदा शिक्षक थे, उन्होंने संबोधन किया फूफा जी, क्योंकि वो अपनी धर्म पत्नी को जोड़ रहे थे वहां से, तो लोगों ने संबोधित किया फूफा जी, हमें न्याय दिलाइए। तो उन्होंने दूसरे लोगों के ऊपर आरोपित कर दिया। तो ये जो जिस तरीके की राजनीति मोहन यादव जी कर रहे हैं और अपने आइडियल उनको मान रहे हैं योगी जी को, जिस तरीके से योगी जी फेल हुए हैं, आने वाले समय में मोहन यादव जी भी फेल सचिन रावत जी से प्रतिक्रिया लिए लेते हैं। सचिन रावत जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण कहना है। देखिए विपिन जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री का पद जो होता है वह संवैधानिक पद होता है। उस संवैधानिक पद पर बैठ करके अगर इस तरह की चीजें आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, तो आपको जनता ने दिखाया ना कि आप राजनीति को जितना भी धर्म में लेकर के आएंगे वो राजनीति रिफ्लेक्स करेगी। अयोध्या इसका उदाहरण है। जिस तरह से अयोध्या में पूरी तरह के प्रोपेगेंडा सेट किया गया, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, हम लोगों को गर्व है राम मंदिर बन रहा, राम मंदिर अभी भी बन रहा है, लेकिन आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद में बुलाया किसको गया? जो देश के उद्योगपति थे, देश के बड़े लोग थे, उनको बुलाया गया। क्या हुआ? अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। तो मैं कह सकता हूं कि मोहन यादव जी जो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो आरएसएस की शाखा से निकल के आए हैं। मैं जय श्री राम बोलता हूं, मैं जय श्री कृष्ण बोलता हूं, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप संवैधानिक पद पर बैठ करके कोई नैरेटिव सेट करें। आपको मध्य प्रदेश की जनता ने इसलिए मुख्यमंत्री बनाया था क्योंकि आपकी सरकार ने वहां पर जनता के सामने अपना मैनिफेस्टो रखा। उस मैनिफेस्टो पे अब तक क्या काम हुआ ये आपको बताना चाहिए। ये आप नैरेटिव सेट कर लेंगे, धर्म को राजनीति में ले आएंगे और राजनीति को धर्मीकरण मतलब धर्म के आधार पर आप अगर उसको करेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि इससे जो जनता है उसमें मैसेज एक नेगेटिव जाता है, और जब जनता जो रिफ्लेक्ट करती है तो सरकार के अगेंस्ट होता है। तो मैं कह सकता हूं कि अभी हरियाणा के चुनाव है, अभी वहां देखिएगा, महाराष्ट्र में चुनाव है, वहां देखिएगा, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, 4 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी आईना दिख जाएगा कि जो धर्म की राजनीति है वो ज्यादा दिन नहीं चलती है। पहले प्रभु श्री राम जी के नाम पर इन लोगों ने राजनीति रोटी सेकी, अब कृष्ण जी के नाम पर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, लेकिन जनता जो एक मैसेज दे देती है उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है। सचिन रावत जी, उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अब इससे स्पष्ट है कि बिल्कुल विपिन जी, अब इससे स्पष्ट है कि संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह की चीजें आप कह रहे हैं। आप एक मुख्यमंत्री हैं, अगर आप ये कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे, आप बांग्लादेश क्यों चले जाते हैं? आप दूसरे देश क्यों चला जाते हैं? आप तो उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, दलित मारे जा रहे हैं, दलितों को कुचला जा रहा है, पिछड़ों के साथ में अन्याय हो रहा है, जिस तरह से नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उन पर बात मुख्यमंत्री जी कब करेंगे? एक परीक्षा तो आप करा नहीं पाते हैं। पिछले 10 सालों में जो इनकी सरकार रही, 6 साल की सरकार अब तक आ गई, 15 पर्चे लीक हो गए। जब युवा इनसे रोजगार मांगता है तो उसको लाठी दे देते हैं, उस पर मुकदमे कर देते हैं, किसी का घर गिरा देते हैं। तो आखिर ये सब नहीं चलेगा। आप लोग तो तुगलकी फरमान उत्तर प्रदेश में जारी कर रहे हैं, और लगातार आप इस तुगलकी फरमान से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिल रहा है ये एक विषय है। आप कह रहे हैं कि आप एक होगे तो नहीं कटोगे। तो इस तरह की बातें आप बोल करके क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये भी जनता को समझ में आता है। यश भारती जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे बटेंगे तो कटेंगे, वो ठीक कह रहे हैं। वो उन सब ओबीसी SC ST से कह रहे हो कि जितना बटोगे उतना कटोगे, तुम्हारा आरक्षण खत्म होगा, तुम्हारा मूल अधिकार खत्म होगा। जिस तरीके से मैंने उत्तर प्रदेश में तुम्हारा आरक्षण खत्म किया है, ये योगी जी कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझना हमें ओबीसी SC ST हमारे PDA के भाइयों को है, हमारे मूल अधिकारों से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकारी
सरकार लगातार उपेक्षित कर रही है, वंचित कर रही है, मुख्य धारा से दूर कर रही है। ये लेटरल एंट्री जैसी परीक्षाएं लेकर के या प्रवेश दे करके, ये हम लोगों की तो परीक्षा है, पीडीए के लोगों की। और अब पीडीए के लोगों ने प्रमाण पत्र दे दिया है कि अब प्रभु श्री राम के नाम पे आपने जो वोट मांगने का काम किया था वो मॉडल आपका फेल हो गया है। इसीलिए प्रभु कृष्ण के नाम पर भी आ गए जमीन सत्य, प्रभु शिव के नाम पर भी ये बात करने लगे। लेकिन जनता समझ चुकी है, लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, जिसको देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकामयाब है। अब बंटने की बारी नहीं है, अब संवैधानिक मूल अधिकार से, वोट से इनको काटने की बारी है। जिस तरीके से अयोध्या में इनको काटा है, अब मथुरा और काशी की भी बारी है। काशी में बच गए प्रधान सांसद जी, अब अगली बार वोट की ताकत से कटने जा रहे हैं, हारने जा रहे हैं। 5 लाख से 1.5 लाख की जीत का अंतर आ चुका है उनका। फूलचंद जी, जी सर। फूलचंद जी, आप मलिन बस्तियों में रहते हैं और कार्य करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या आप समझते हैं कि जो योगी जी कह रहे हैं, जो गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हैं, मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं, वो इत्तेफाक रखेंगे इस बात से? भाई साहब देखिए, अब जनता समझदार हो गई, सब लोग समझने लगे हैं। पहले टीवी के द्वारा नहीं, अब हर हाथ में मोबाइल है, हर संदेश मिनटों सेकंडों में सबको मिल रहा। मैं ये कह रहा हूँ, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद धर्म की राजनीति करने वाले सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजाक नहीं होता। जात धर्म संप्रदाय में कब तक लोगों को बांटोगे? अगर आज जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है, सिंचाई की और दवाई की जरूरत है, इस पर काम करें ना। अगर आज योगी जी शिक्षा पे काम किए होते, स्वास्थ्य पे काम किए होते, बच्चों के नौकरियों पे काम किए होते ना, तो भारतीय जनता पार्टी को ये दुर्दशा नहीं देखनी पड़ती। अब आप सोचिए, पुलिस परीक्षाएं जो है अब संपन्न हुई, ये चुनाव के पहले अगर हो जाती तो हो सकता है कुछ बढ़िया होता। ये काम लेट सवेर करेंगे, लेकिन ठीक ढंग से करेंगे नहीं। आज जरूरत जात धर्म संप्रदाय में बांटने की नहीं कि कटोगे तो बटोगे, बट हटोगे कटोगे। इसे भाषा जो है एक संसदीय भाषा होती है, गरिमापूर्ण पद होता है, लोगों को सोच समझ करके होना चाहिए। जात धर्म में कब तक बांटोगे? हिंदू मुसलमान में कब तक बांटोगे? देश को बटेगा नहीं। हमारे कहने का मतलब देश की एकता अखंडता के लिए यह जरूरी है कि आप जो है धार्मिक उन्माद न पैदा करके राष्ट्रीय उन्माद पैदा करें, जिससे में लोगों के देश हित की भावना जगे, देश के प्रति प्यार जगे। लोगों को धर्म से बड़ा बताया गया है, देश वतन बड़ा बताया गया है। अगर हम धर्म को ज्यादा महत्व देंगे तो देश हमारा कमजोर हो जाएगा। इसलिए हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं नेताजी, इसी हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। तो जो सभी धर्मों को हमें सम्मान करके अपने वतन में सम्मान करना पड़ेगा। आज आप उस पद पर बैठे हैं, उस कुर्सी पर बैठे हैं, तो अपने जात धर्म जात पे काम करेंगे, कल कोई और आएगा अपना करेगा, कल कोई और आएगा उस कुर्सी पे अपना करेगा। ऐसा ना करें आप। देश को वतन को बढ़ाने के लिए एक सूत्र में, एक बात धागे में बात करके सबको चलना होगा, तब देश आगे चलकर विकसित होगा और हमारे देश की गौरव गाथा बढ़ेगी। क्षितिज तक स्वयं बदलेगा, स्वयं निर्माण बदलेगा। उतारो भारत की आरती तो सम्मान बदलेगा। विवादों में डाल करके भारत माँ की कीर्ति मत करो, धूमिल करो शहीदों की पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। जी ठीक है, ठीक है। सचिन रावत जी के पास जाएंगे। सचिन रावत जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव संविधान की प्रीति लेके जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि संविधान को बचाना, संविधान को बचाना। अब आप संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जैसे पद पे रहते हुए 2 सूबे के मुख्यमंत्री जो भाषा बोल रहे हैं, उससे क्या मैसेज चाहते? देखिए विपिन जी, मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं कि लगातार पिछले 10 सालों में संविधान को कमजोर किया गया है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी उनको लगातार बर्बाद किया गया है, उसमें प्राइवेटाइजेशन किया गया है। सारे नवरत्न कंपनियों में अडानी का शेयर आ गया, कई एयरपोर्ट अडानी को दे दिए गए। जितनी भी हमारी भेल थी, सेल थी, जो भी कंपनियां थी, आपने देखा होगा सब में अडानी और अंबानी काम कर रहे हैं। तो हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जो सीबीआई ईडी थी वो सरकार का पंगु हो गया। कोई नेता अगर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको डराया जाता है, उसको जेल भेजने का काम किया जाता है। तो आखिर संविधान को लगातार आप कमजोर कर रहे हैं, लगातार बर्बाद कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि संविधान की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जी ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा, जितना इंडिया अलायंस के हमारे साथी थे, सभी लोगों ने कहा संविधान बचाने की लड़ाई है।
क्योंकि इनके नेताओं का बयान आ गया था कि 400 सीटें जिताइए, हम जो है संविधान बदल देंगे। तो आखिर जो नागपुर में एक ये लोग मनुवाद का एक जो प्रोफार्मा बना के रखा था इन लोगों ने, अब इनकी चल नहीं पाई, क्योंकि आज अल्पमत पे सरकार है, बैसाखी पे सरकार चल रही है, वो ये लागू नहीं करा पाए। तो आज हम लोगों की संविधान की जीत हुई है कि मोदी जी को अब कोई भी अगर यहाँ पर बिल पास कराना होगा तो सबसे पहले विपक्ष से बातचीत करनी होगी, चर्चा करानी होगी। तो इस वजह से ये जो बैसाखी पे सरकार है ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हम लोग लगातार संविधान बचाने की मुहिम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग निश्चित तौर पे, अभी हमारा प्रयागराज में संविधान बचाओ का कार्यक्रम था जिसमें राहुल गांधी जी ने संबोधित करते हुए कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। इसके लिए स्पष्ट तौर पे हो गया कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्योंकि जब तक किसको पता नहीं चलेगा कि देश में आने वाले समय में किसकी संख्या भारी है, तो इससे हम लोगों का एक जो पूरा एजेंडा है वो स्पष्ट है कि हम लोग जाति जनगणना कराएंगे, फिर उसके बाद आर्थिक स्थिति पर जो जनगणना होगी वो कराएंगे। क्योंकि देश जब ये सब स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि अमीरों के पास अमीर होते जा रहे हैं, गरीब बेचारे गरीब होते जा रहे हैं, उनसे पूछा नहीं जा रहा है, लगातार महंगाई की मार हो रही है। तो आज जो सरकार है वो तुगलकी फरमान जारी करके हमेशा एक प्रोपेगेंडा सेट करना चाहती है। सचिन रावत, अच्छा, इसके साथ साथ कंगना रनौत जो उन्होंने बयान दिया किसानों के ऊपर, वो देश में बड़ा वायरल है। और 2 सूबों में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, और जो उन्होंने बातें कही हैं वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं किसानों पर सीधा सीधा निशाना प्रहार है। कैसे देखते हैं? विपिन जी, कंगना रनावत जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की सोच इससे स्पष्ट है कि किसानों के प्रति उनकी सोच क्या है। क्योंकि जब एमएसपी इन लोगों को नहीं देना, ये तो स्पष्ट है। जब विपक्ष आवाज उठाता है कि किसानों को एमएसपी देनी पड़ेगी, तब ये लोग इस तरह के सांसदों से ये तुगलकी टाइप के बयान जारी करवाते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह का उनका व्यक्तित्व था। उन्होंने किसानों को किस तरह की गाली दी। मैं कह सकता हूं कि किसान हमारा अन्नदाता है, वो अगर अन्न नहीं उगाएगा तो देश कैसे चलेगा। अगर उसके साथ न्याय नहीं होगा, किसानों को उनकी एमएसपी नहीं मिलेगी, और किसानों को इस तरह का जो इस तरह की चीजें अगर झेलनी पड़ेगी तो उन पर क्या बीतेगी। आज अगर देश में 60% से ज्यादा है जो किसान है, आज आपने देखा होगा कि किसानों की हालात बद से बदतर हो गई। क्योंकि जिस तरह से आप जब किसान जो अपनी फसल बेचने जाता है, उसमें जो बिचौलिए होते हैं वो भी सरकार के होते हैं। वो औने पौने दाम पर उनका अनाज खरीद करके उसको जो है ज्यादा बेचते हैं, बड़ी कंपनियों में बेचते हैं। तो हमारे किसान को वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है, और बेचारा किसान जो ट्रैक्टर था, उसके जो उपकरण थे, उस पे आपने जीएसटी लगा दी, उसको आपने पहले ही मार दिया, कीटनाशक दवाओं में जीएसटी लगा दी। यस भारती जी के पास। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको कि हमारे साथ बीजेपी के भी नेता जुड़े हुए थे, लेकिन कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। ये सारे जवाब हमें उनसे लेने थे, लेकिन अब मजबूरी है, चर्चा जारी रखनी पड़ेगी। तो यस भारती जी के पास चल रहे हैं। यस भारती जी, बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की थी जम्मू कश्मीर में, युवाओं की लिस्ट थी, और काफी चर्चा थी कि सारे युवा हैं, लेकिन वो लिस्ट वापस ले ली। कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे चर्चा करने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था इससे पूर्व का, उसमें उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान पर भी राजनीति करना, यानी जिंदा तो जिंदा, मरे हुओं को भी राजनीति के वोट का अधिकार हथियार बना लेते हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार को लेकर के आपने मुझसे सवाल किया। मध्य प्रदेश के अंदर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में राज्य में भाजपा की सरकार है, नगर में भी कई जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैं सतना की बात बताता हूं आपको कि सतना नगर निगम ने मुर्दा लोगों को जलाने पे भी जीएसटी वसूल लिया है। तो अब आप अगर ये बात कहेंगे भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है, तो मरे हुए से भी जीएसटी वसूली कर रही है, तो जिंदाओं से क्या कर रही होगी ये बताने की आवश्यकता बची नहीं है। जिंदा तो हवा खा रहा है, सांस ले रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। यही उनकी कामयाबी है कि उनको सांस लेने का अधिकार दे दिया है कि वो सांस ले रहे हैं। नहीं तो सांस लेने से भी वंचित कर दें, लोगों की सांस पे भी प्रतिबंध लगा दें, और फिर ये कहें कि हम तुम्हें सांस लेने दे रहे हैं, ये हमारा एहसान मानो। जिस तरीके से मोहन सरकार ने एक तुगलकी फरमान जता दिया कि जन्माष्टमी मनाएंगे, अरे जैसे जन्माष्टमी बिना उनके बनती नहीं। कल को कहेंगे दीपावली हम मनाएंगे, कल को कहेंगे बच्चों को स्कूल में दाखिला भी आपको हमसे पूछ के लेना पड़ेगा, घर में पढ़ाओगे तो, सुलाओगे तो, जगाओगे तो।
मतलब क्या कर रहे हैं, इनको खुद को कुछ नहीं पता है, केवल मरने से छोड़ दिया है, जिंदा रखा है, बस इतना बहुत है। आपको सवाल करते हैं। यस भारती जी, ये तो हरियाणा में चुनाव आयोग को जो अध्यक्ष हैं वहाँ के हरियाणा के बीजेपी के, वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि थोड़ा सा पीछे को टला दिया जाए चुनाव। और जम्मू कश्मीर में आपको बता ही दिया, जम्मू कश्मीर में ये बार बार जो है लिस्ट वापस ले रहे हैं। तो ये दोनों स्थिति बीजेपी के अंदर आखिर चल क्या रहा है? विपिन जी, भारतीय जनता पार्टी का देश भर में भगवा रंग का प्रचार चलता है और जम्मू कश्मीर में उनका रंग हरा हो जाता है प्रचार का। तो जितनी तेजी से गिरगिट जो एक इंसान नहीं है, उसकी श्रेणी में वो रंग बदलता है, उससे तेजी से भारतीय जनता पार्टी रंग बदलती है। दूसरों की टोपियों के रंग देखने वाले इस तरीके से गिरगिट जिस तरीके से रंग बदलता है, उससे ज्यादा तेजी से गिरगिट को इनसे सीखना चाहिए कि रंग कैसे बदले जाते हैं। भगवे की बातें कर करके जम्मू कश्मीर में किस तरीके से हरे हो जाते हैं, ये गिरगिट को इनसे सीखना चाहिए कि कैसे स्थान पे किस तरीके से रंग बदला जाता है और उसका क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है। ये भारतीय जनता पार्टी को गिरगिट को सिखाना चाहिए। और बाकी मूलभूत सुविधाओं से जम्मू कश्मीर में धारा 370 के नाम पे पूरे देश में प्रचारित किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर को 370 पे क्या मिला, ये हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि वो जम्मू कश्मीर में प्रत्याशी ही नहीं खड़ा कर पाई भारतीय जनता पार्टी। मणिपुर में हिंसा हुई तो मणिपुर में प्रत्याशी नहीं खड़ी कर पाई। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अधिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाली पार्टी प्रत्याशी नहीं खड़े कर पा रही, सबसे धनाढ्य पार्टी। आखिर किस चीज की कमी थी? सबसे अनुशासित होना, सबसे बड़ा कैडर होना, हर चीज तो सबसे बड़ा है इनके पास। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यालय में देश की रक्षा के लिए दलाली ले लेता है। तो सारे बड़े काम तो भारतीय जनता पार्टी में, जितने बलात्कारियों के अपराध किए हुए लोग हैं, जिन पर केस चल रहे हैं, वो विधानसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं। आतंकवाद का मुकदमा भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर चल रहा था। तो ये बहुमुखी जो वो है इनका कमल, उसमें जो कीचड़ तैर रहा है, वो उसके बारे में तो जितनी चर्चा की जाए 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 साल कम पड़ जाएगा। जो अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ये नहीं जानना चाहते कि वो आखिर मरे कैसे, आत्महत्या की, किसी ने मारा, उसकी फाइल मोदी जी दबा देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी दबा देते हैं प्रधानमंत्री रहते हुए, लेकिन उनको याद आते हैं सुभाष चंद्र बोस जी कि फाइल खोलेंगे, लेकिन फाइल आज तक नहीं खोल पाते। तो हर चीज में राजनीति कैसे करनी है, वोट कैसे मांगना है, ये गिरगिट को उनसे सीखना चाहिए कि रंग कैसे बदलता है। यस भारती, आपने दुनिया की बात करी। मोदी जी अभी कीव गए थे 10 घंटे की यात्रा करके ट्रेन में, तो कुछ ऐसा नजर तो नहीं आया कि कोई ऐसी उपलब्धि हो, वहां से कोई उपलब्धि हुई हो, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आता। आपको कैसा लगता है? अब ये तो जनता को समझना चाहिए। मोदी गारंटी मतलब चीनी गारंटी, चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। ये तो घूमने जाते हैं, एक भी दिन जो छुट्टी नहीं लेने की बात है। असल में वो ये संदेश देते हैं कि मैं एक भी दिन काम नहीं करता हूं। जनता को समझना है, मैं हर दिन छुट्टी मनाता हूं। ये मन की बात और ये सब जो तन की बात, जो कपड़े बदल बदल के, महंगे कपड़े बदल के तन की बात कहते हैं, ये तो सब संदेश है कि मैं छुट्टी पे हूं, आपको भी जिंदा रहने दे रहा हूं। जैसे मैंने पूर्व में कहा, यही मेरा काम है। नहीं तो आपकी सांसों पे प्रतिबंध लगा दो। जिस तरीके से लगातार फॉरेस्ट कम हो रहा है, पेड़ कम हो रहे हैं, जो डेंस फॉरेस्ट हमारा है देश के अंदर, मध्य प्रदेश की आपने बात की थी, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक, देश के अंदर चुनिंदा प्रदेशों में मध्य प्रदेश था जो सबसे ज्यादा पेड़ जिसमें लगे थे, और लगातार पेड़ कम होने जा रहे हैं। तो वो उपलब्धि केवल इनकी इतनी ही है और कथनी इनकी केवल इतनी है कि ये जो कहते हैं, पिछली बार इन्होंने संसद मैं अंतिम बात पे जी, पिछली बार चुनाव जीतने के बाद इन्होंने संसद के चरण छुए थे, संसद भवन बदल दिया। इस बार संविधान के पैर छुए, संविधान बदलने का काम करेंगे। तो ये जिसकी तारीफ करते हैं, जिसकी गारंटी लेते हैं, उसका उल्टा इनका संदेश होता है। जनता को समझना है। विपिन जी, फूलचंद जी, हाँ सर सुनिए आप। मोदी जी, एक सेकंड सवाल तो सुन लीजिए सर जी। फूलचंद जी,
मोदी जी मन की बात करते हैं। अब उनकी मन की बात गरीब तबका कितने मन से सुनता है, ये बताइए आप। ये यूट्यूब का रिकॉर्ड बताता है कि हम लोगों का जी भर गया है। मैं तो ये कहूंगा, मोदी जी से जैसा तन दिख रहा है वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। अभी इस उम्र में राजनीति करते नहीं है, भजन का समय है, अब भजन कीजिए। अयोध्या में आपने मंदिर बनवाया, वहीं पुजारी बन के आप बनिए। ब्रह्मांड में दुनिया के बहुत सैर कर लिया आपने, अब आप छोड़ दीजिए। आप घूमता तो आदमी है ना जो काम नहीं करता है। अब इतने बड़े लोकतंत्र देश का आप प्रधानमंत्री हैं, कितने देश सामने समस्याएं हैं, उस पर ध्यान देना है नहीं। कभी पोलैंड, कभी हालैंड, कभी आकाश में, कभी पाताल में, कभी स्वर्गलोक में। तो भैया छोड़ दो राजनीति मोदी जी। अब समय हमें इजाजत नहीं देता, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दोबारा नेक्स्ट मेहमानों से विवेक जी आपकी टिप्पणी भी तो दीजिए, विश्लेषण आप भी तो बताइए कि मन की बात का क्या असर आपके ऊपर होता है, गरीब गुरबों पर तो। सर दर्शक आपके मन की बात सुनना चाहते हैं, मेरी मन की बात नहीं सुनना चाहते। आप पत्रकार हैं, आप सबकी मन की बात जान